हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारे हर रोज होती है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 6 या 8। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको। बताइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी बताना है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। हमारा अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि वकील किस भाषा का शब्द है। आपके पास ऑप्शन है पुर्तगाली, तुर्की, अरबी या फारसी। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको। बताइए, वकील किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, जैसे छात्र, पुस्तक आदि। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है। आपके पास ऑप्शन है अगम, दुर्गम, चंचल या स्थावर। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, जंगम का विलोम शब्द क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। जंगम का विलोम शब्द स्थावर है। हमारा अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है कि संधि कितने प्रकार की होती है। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? संधि कितने प्रकार की होती है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारा अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है नम जमस्ते, नम जमस्ते या नमः जमते या नमः जमस्ते। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, और साथ में ये भी बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नमस्ते में नमः जमा ते। ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आपको बताना है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपके पास ऑप्शन है प्र, परा, प्रति या परि। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आप जानते हैं कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है या बाद में लगता है, ये भी बताना है।
बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? आपको बताना है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आपके पास ऑप्शन है उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पाप पुण्य, ठीक है, सुख दुख, ये सभी उदाहरण जो है वो द्वंद्व समास के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास होगा। आपको बताना है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। आपके पास ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास होगा, अकाल से पीड़ित। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? आपको बताना है कि जो दही है लिंग की दृष्टि से क्या है ये। आपके पास ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। दही का लिंग क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। दही का लिंग जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपके पास ऑप्शन है सम, यास, सम या सनि। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। संन्यास में सम उपसर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपको बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है क्या, कौन, कुछ, यह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें। आपके पास ऑप्शन है अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण। किस तरह से लिखा जाता है शुद्ध? बताइए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। अन्वेषण शब्द जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अन्वेषण इस तरह से लिखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है कि यह वाक्य किस प्रकार का है। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। आपके पास ऑप्शन है संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक या इच्छावाचक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? किस प्रकार का वाक्य है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। इस वाक्य में जो है वो संदेहवाचक है। हमारा अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है शार्दुल, हिरण, कुरंग
या अहि? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दुल है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कपाल का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है कि कपाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या माथा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कपाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। कपाल का समानार्थी शब्द माथा है। हमारा अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि शाश्वत का विलोम शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है सदैव, नश्वर, अनश्वर या रहस्यमय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? शाश्वत का विलोम शब्द बताना है आपको। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर है। हमारा अगला प्रश्न है, कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना या काम ना जानना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है काम ना जानना। हमारा अगला प्रश्न है, कठिन परीक्षा देने का अर्थ है। आपको बताना है कि कठिन परीक्षा देने का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है कठोर तप करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना, साहसपूर्वक सामना करना या दृढ़ निश्चय करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कठिन परीक्षा देने का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, कठिन परिस्थिति में पड़ना। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ है। आपको इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आपके पास ऑप्शन है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। इसका अर्थ है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। आपको बताना है कि जो बिहारी हैं वो मुख्यतः किस रस के कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है करुण, भक्ति, श्रृंगार या वीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। बिहारी जी जो है वो किस रस के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। आपके पास ऑप्शन है श्लेष, उपमा, अतिशयोक्ति या रूपक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कौन सा अलंकार है इसमें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। इसमें जो है वो रूपक अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा अलंकार है। आपको बताना है
कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कर्म, आपादान, संप्रदान या अधिकरण। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि पर जो है वो कौन सा कारक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर कौन सा अलंकार है? पर जो है वो कौन सा कारक है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, अधिकरण कारक है ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेष्य है। आपके पास ऑप्शन है अग्नि, कर्मठ, आसीन या मधुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कौन सा शब्द विशेष्य है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। अग्नि जो है वो विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है? आग्नेय। ठीक है, और बाकी ये तीनों शब्द जो है वो विशेषण के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग हैं? आपको बताना है कि रस के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 10, 4, 8 या 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए रस के कितने अंग हैं और साथ में ये भी बताना है कि कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, कौन कौन से 4 अंग हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।